जी, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अगले टॉपिक के साथ दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर हमने पता करा कि हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स में से पहला डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम क्या होता है सर? मेमोरेंडम एक चार्टर डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अ कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड। अब सर ये जो एमओ है ना, ये डिफाइन करता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का पर्पस क्या है, कि आपने कंपनी आखिर क्यों बनाई है। तो सर हम पढ़ रहे थे एमओए। एमओए क्या होता है? एमओए इज अ चार्टर्ड डॉक्यूमेंट जिसकी बुनियाद पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। ये बताता है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि आखिर आपने कंपनी क्यों बनाई है और कौन सी चीजें हैं जो कंपनी कर सकती है या कंपनी नहीं कर सकती, कंपनी की पावर्स क्या है, कंपनी का स्कोप क्या है, कि कंपनी जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस या ट्रेड्स करेगी उनमें से कौन से ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिन पे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है या नहीं। अब अगर कंपनी ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, जो एनी एक्ट डन बाय द कंपनी जो एमओए के बाहर है, एमओए जिसके लिए कंपनी को एम्पावर करता नहीं है, आपने वैसा एक्ट किया, आपने एमओए की द्वारा आपको दी गई पावर्स के बाहर जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है नल एंड वॉइड। सर इसीलिए हम कहते हैं एमओए को एज अ चार्टर्ड डॉक्यूमेंट। और अगेन अगर आपको याद होगा तो हमने सबसे ऊपर में एक और डायग्राम पढ़ा था। दैट वाज दिस वाज द डायग्राम कि सर एक कंपनीज एक्ट तो कंपनी को बहुत कुछ करने के लिए एंटाइटल करता है, लेकिन उस सारी एक्टिविटीज को कंपनी कर सकती है क्या? नहीं। इसलिए हमने लिमिट किया है कि कुछ एक्टिविटीज कंपनी वही कर पाएगी जो एमओए उसे एंटाइटल कर रहा है। Now give me a minute. There seems to be some sort of glitch. ग्लिच हो गया। खैर छोड़ो, आगे आते हैं। फॉरगेट अबाउट दिस। हम कहाँ थे सर? हम थे इन एमओए। हाँ जी, कि एमओए में कंपनी वही एक्शंस कर सकती है जो उसे एम्पावर कर रहा है उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब एमओए के बाहर उसने कोई एक्ट किया, वो हो जाता है अल्ट्रा वायरस, यानी नल एंड वॉइड। तो सर एमओए के बारे में कुछ खास बातें। एमओए जो होता है ना, एमओए होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्यों सर? आपने जैसे ही कंपनी रजिस्टर कराई, तो आप रजिस्ट्रार को अपना एमओए सबमिट करते हो और उसकी कॉपी रजिस्ट्रार के पास चले जाती है। तब से वो बन जाता है पब्लिक डॉक्यूमेंट, यानी कि क्या, कि शेयर होल्डर्स या कोई दूसरा पर्सन चाहे तो अब क्या एमओए इंस्पेक्ट कर सकता है क्या? जी हाँ, एक फीस के अगेंस्ट कोई दूसरा पर्सन जो शेयर होल्डर नहीं भी है, वो भी आके आपके एमओए की कॉपी मांग सकता है, उसे इंस्पेक्ट कर। ये फीस कितनी होती है? बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है जो आपको एक्ट में दी गई है, रूल्स में दी गई है। अब हम पढ़ते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्यों है? इसे पब्लिक डॉक्यूमेंट क्यों बनाया? ताकि जो शेयर होल्डर है, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है, उसे पता चल ले जाए कि ये कंपनी कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ कर रही है, उसका नेचर ऑफ बिज़नेस क्या रहेगा। तो उसे पता चल जाए, उसका जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, उससे एसोसिएटेड रिस्क क्या है और कौन-सी एक्टिविटीज़ के लिए वो पैसा यूज़ किया जाएगा। और दूसरा, अदर पार्टीज़ जो कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही हैं, उन्हें पता चल जाएगी कंपनी का स्कोप क्या है, पावर्स क्या है, कि जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ कर रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने की लिए कंपनी एलिजिबल है भी या नहीं। फिर सर हम पहले पढ़ते हैं कंटेंट्स ऑफ एमओए। एमओए में क्लॉजेस दिए जाते हैं। एमओए में कुछ पैराग्राफ्स होते हैं और जिन्हें हम क्लॉजेस कहते हैं। तो एक एमओए में कुछ कंपलसरी क्लॉजेस होते हैं। क्या-क्या? वो है ये 6 कंपलसरी क्लॉजेस होते हैं जो किसी भी कंपनी के एमओए में होंगे। तो मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे थे, आप सिग्नल पे खड़े थे, आपने राइट में देखा और राइट में दिखी आपको एक सुंदर सी कंपनी। तो आप कंपनी से पूछेंगे कि भाई कंपनी तुम्हारा नाम क्या है? कंपनी तुम कहाँ रहती हो? कंपनी तुम्हारा इरादा क्या है? तो वही 3 है हमारे पहले क्लॉजेस ऑफ कंपनी इन एमओए। पहला है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज ये दर्शाता है कि सर कंपनी का नाम क्या है?
अगर कंपनी एक पब्लिक कंपनी है तो कंपनी अपने नाम के अंत में वर्ड यूज करती है लिमिटेड। वहीं कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है तो अपने नाम के अंत में यूज करती है वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। वहीं कंपनी अगर एक सेक्शन 8 कंपनी है तो वो ना तो लिमिटेड ना ही प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करती है। सेक्शन 8 कंपनी के नाम के अंत में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो है फोरम, फाउंडेशन, चैम्बर, काउंसिल एंड एसोसिएशन। उसके बाद में अगर ओपीसी है तो वो अपने नाम के अंत में लगाएगी ओपीसी। और अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो सर क्या गवर्नमेंट कंपनी अपने नाम के आगे कौन सा वर्ड यूज करती है? वो यूज करती है वर्ड लिमिटेड। उसके बाद में हमें पता चल गया कंपनी का नाम, नाम के अंत में क्या शब्द लगा है? लिमिटेड, ओपीसी, फोरम। इससे हमें पता चलता है वो कंपनी किस क्लास की है। उसके बाद हमें पता चलता है रजिस्टर्ड ऑफिस, आरओ, कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। वो चीज हमें लिखनी पड़ती है सेकंड क्लॉज में, दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस। तो सर यहाँ पे क्या मैं कंपनी का पूरा एड्रेस लिखता हूँ या मैं बताता हूँ वो कहाँ पे है? क्योंकि कंपनी का एड्रेस तो चेंज हो सकता है। तो एमओए को अल्टर करूंगा क्या मैं बार बार कंपनी का एड्रेस चेंज करने पे? नहीं सर, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में मैं बताता हूँ कि कंपनी किस प्रांत में, किस स्टेट में सिचुएटेड है। मान लीजिए मैंने कंपनी बनाई महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में भी स्पेसिफिकली नागपुर में। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में मैं क्या लिखूंगा? कंपनी का स्टेट, की कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है। यहाँ पे मैं महाराष्ट्र लिख दूंगा, वेयर द स्टेट वेयर सच कंपनी इज सिचुएटेड। और उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है वो चीज हम देते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट पे, कि कंपनी का इरादा क्या है, कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी आपने क्यों बनाई है, कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकती है। अब मान लीजिए आपने कंपनी बनाई, उसका नाम उसके ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहा था कि मैंगो ट्रेडिंग कंपनी, आपने मैंगो ट्रेडिंग कंपनी बनाई जो मैंगोस खरीदती थी, बेचती थी। अब कुछ टाइम बाद इस कंपनी ने अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर दिया। अब इस कंपनी ने ट्रेडिंग शुरू कर दी ऑफ गन्स एंड फायर एमिनेशन की, कि अब ये जो कंपनी है ना ये फायर आर्म्स भी खरीद और बेच रही है। तो इस केस में क्या लगता है आपको, मैंगो ट्रेडिंग कंपनी से आपको ऐसा लग रहा है क्या कि ये फायर आर्म्स बेचती होगी? नहीं। तो अगर ऐसा कोई केस हो जिसमें कंपनी का नाम के ऑब्जेक्ट क्लॉज से मेल नहीं खा रहा हो, तो उस केस में उस कंपनी को अपना नाम ऑन द डायरेक्शन ऑफ रजिस्ट्रार चेंज करना पड़ता है उस नए नाम से जो उसके ऑब्जेक्ट से मैच कर रहा हो, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये चीज हम आगे प्रोविजन में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने अभी तक के क्या पढ़ा? कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। के बाद आता है अगला क्लॉज है दैट इज लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज ये बताता है कि सर मेरी कंपनी की लाइबिलिटी कितनी हो। नो 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 सर, लाइबिलिटी क्लॉज ये बताता है कि मेरी कंपनी में जो मेंबर आएगा उस मेंबर की लाइबिलिटी कितनी होगी। तो या तो वो लाइबिलिटी हो सकती है अनलिमिटेड, या तो वो होगी लिमिटेड। लिमिटेड है तो बाय शेयर्स होगी या बाय गारंटी होगी। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स होल्ड बाय है। और ये पैसा आप कब बना सकते हो? जब कंपनी गोइंग कंसर्न में है या वाइंड अप हो रही है, दोनों केसेस में। दूसरा, अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी अंडरटेकन, उस एक्सटेंट तक के उस मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। दूसरा, वो कंट्रीब्यूट करेगा कहाँ पे? कंपनी के एसेट्स पे इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। और उसे अपने बाकी मेंबर से भी कंट्रीब्यूशन लेने का राइट रहेगा उस मेंबर को। दूसरा, कि अगर कंपनी वाइंड अप से रिलेटेड कोई चार्जेस या एक्सपेंसेस या खर्चे हैं तो उसमें भी ये जो गारंटर है ये पार्टिसिपेट करेगा। साथ ही साथ में कोई भी अगर एडजस्टमेंट हो रहा है, कि मान लीजिए कि कंपनी है, कंपनी के 10 गारंटर्स है जिन्होंने गारंटी दी है, कि 10 मेंबर्स है जिन्होंने लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी ली है। कंपनी वाइंड अप हुई तो हम 10 लोग पैसा देंगे। अब कंपनी का जो भी खर्चा हो रहा है वाइंडिंग अप का, ये बटेगा इन 10 लोगों में। फिर ये 10 लोग अपने अपने शेयर के हिसाब से पैसा देंगे। इसी को हम कहते हैं राइट टू एडजस्टमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन अमंग देमसेल्व्स। तो ये थी लाइबिलिटी के बाद। अब लाइबिलिटी के बाद अगला क्लॉज आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में हम बात करते हैं कि ये हुई अभी तक के हमने क्या पढ़ा सर? नाम, पता, इरादा, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। अब हम पढ़ रहे हैं आगे के क्लॉजेस। वो कौन कौन से? दो क्लॉजेस पैसों से रिलेटेड। पहला लाइबिलिटी देने वाले, दूसरा है कैपिटल या लेने वाले। तो कैपिटल क्लॉज, ये सिंपल मेमोरी ट्रिक है अगर आपको ये क्लॉजेस का सीक्वेंस याद रखना है तो हम बात कर रहे हैं कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज क्या है?
कैपिटल क्लॉज बताता है मेरा ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर मनी दैट आई कैन जनरेट थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, वो कितना है, वो चीज दर्शाता है हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब ये जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है ना, ये डिवाइडेड होती है इनटू शेयर्स। हर शेयर का एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। ये चीज अगर आपको डिटेल में देखनी है तो इसी चैनल में एक सब्सिक्वेंट वीडियो आएगी टाइटल्ड क्लासिफिकेशंस ऑफ शेयर्स, तो आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे हम इस पे डिटेल में बात कर रहे हैं। तो हर शेयर, ऑथराइज शेयर कैपिटल की कंपनी का मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितना होगा वो, उसके बाद उस शेयर कैपिटल को हम फिक्स डिनोमिनेशन पे डिवाइड करते हैं कि एक शेयर, मान लीजिए कंपनी में है 1 लाख शेयर, तो टोटल शेयर कैपिटल है 1 लाख शेयर्स की, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, तो टोटल शेयर ऑथराइज शेयर कैपिटल होगी 10 लाख की, उसमें से पर शेयर वैल्यू है 10 रुपीज, तो वो फिक्स अमाउंट भी दर्शाना पड़ता हो। फिर हमें लिस्ट करते हैं, सर कैपिटल क्रॉस में हम लिस्ट करते हैं कि हमारे कंपनी के सब्सक्राइबर कौन थे, उनका नाम, उनके नाम के अगेंस्ट हम लिखते हैं कि उन्होंने कितने शेयर्स लिए। अब हर सब्सक्राइबर को मिनिमम एक शेयर लेना तो जरूरी है। और अगर अगर कंपनी होगी विदाउट शेयर कैपिटल तो क्या, तो सर वहां पे हम सब्सक्राइबर का नाम लिखते हैं और उसके अगेंस्ट कि उन्होंने कितनी गारंटी ली है। अब हम आगे आते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन क्लॉज क्या कहता है, एसोसिएशन क्लॉज में हम सब्सक्राइबर्स की डिटेल देते हैं। सेम चीज जो यहाँ पे हमने की कॉपी पेस्ट, हमारे लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर क्या है उनकी डिटेल्स हम देते हैं, पर्टिकुलर्स देते हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने जो अंडरटेक किया, और मिनिमम एक शेयर एक सब्सक्राइबर को लेना कंपलसरी है। उसके बाद हम आ रहे हैं सर ओपीसी पे। सर ओपीसी हमने पढ़ा था, तो ये तो 6 क्लॉजेस हो गए, कि नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज। इसके बाद सर मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि मैंने पढ़ा था क्लास ऑफ कंपनी, वहां पे एक होती थी ओपीसी। ओपीसी में देना पड़ता था नॉमिनी, और नॉमिनी की डिटेल्स हम देते थे मेमोरेंडम में। तो मेमोरेंडम की इन 6 क्लॉजेस में कहाँ देंगे, तो द आंसर इज इन 6 में नहीं। ओपीसी के केस में हम एक और 7वां क्लॉज ऐड करेंगे, नॉमिनी क्लॉज, जहाँ पे हम नॉमिनी की डिटेल्स दें। तो हमारा कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जब भी आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाए, तो ये 6 तो कंपलसरी क्लॉजेस है। ओपीसी के केस में एक नॉमिनी क्लॉज और जुड़ जाता है, और इसके अलावा आप चाहे तो कोई एडिशनल क्लॉज डाल सकते हैं, बट मिनिमम ये क्लॉजेस तो रहने ही चाहिए। तो अब पढ़ते हैं कि हमें क्या दिया गया है। तो सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज फैक्ट इट्स चार्टर, ये डिफाइन करता है कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, उसका पावर्स क्या होंगे, ये फाउंडेशन है जिसके बेसिस पे कंपनी बिल्ड हुई है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, वो बताता है ये। इस ऑब्जेक्टिव की या जो मेमोरेंडम में दी गई है उस स्कोप के बियॉन्ड कंपनी जाके एक्ट कर सकती है क्या, नहीं। ये इनेबल कंपनी करता है कंपनी को, के शेयर होल्डर्स को और क्रेडिटर्स को बताता है कि कंपनीज की पावर्स क्या है, वो किन एक्टिविटीज में इंगेज हो सकती है। साथ ही साथ में मेमोरेंडम जो है एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो हर पर्सन जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि अगर आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपने उसका एमओए पढ़ा ही होगा। क्यों, क्योंकि वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स जो है कंपनी को पैसा देते हैं, तो उससे एसोसिएटेड रिस्क क्या होगी उनके इन्वेस्टमेंट में, वो चीज समझने में हमें हेल्प करता है हमारा एमओए। उसके बाद है कंपनी कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम द प्रोविजंस कंटेन्ड इन एमओए, हाउ एवर imperative may be the necessary for departure. It can not enter into a contract or engage in trade on business beyond the power confined in memorandum. Otherwise, it would be ultra virus और void। मतलब कि क्या, एमओए में आपकी कंपनी में कुछ पार्स हैं कि कंपनी ये चीज कर सकती है, इन चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अब कंपनी ने किसी ऐसी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो एमओए में डिफाइंड नहीं है, जैसे कि मैंने बनाई मैंगो ट्रेडिंग कंपनी। मैंगो ट्रेडिंग कंपनी मैंगोस को खरीदती और बेचती। अब मैं, मेरा एमओए मुझे क्या पावर देता है कि मैं ट्रेड कर सकता हूँ इन मैंगोस। अब मैंने उसी नाम से, उसी कंपनी से बिजनेस खड़ा कर दिया कि घर बनाने का, या मैं कंस्ट्रक्शन में चला गया। तो क्या ये चीजें कंस्ट्रक्ट करने का, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने का पावर मेरा एमओए मुझे दे रहा था क्या, नहीं। तो मैं अपने एमओए से भटक गया हूँ। उस केस में मैंने जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट किए बियॉन्ड द पावर्स ऑफ एमओए, यानी बिल्डिंग बनाने के जो कॉन्ट्रैक्ट किए, वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। अल्ट्रा वायरस यानी
बियॉन्ड द पावर, और इसीलिए वो हो जाएंगे वॉइड। वॉइड यानी कि उनकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं रहेगी। उसके बाद सर ये जो आपको बनाना है आपका एमओए, इसका कोई फॉर्म दिया गया है क्या? जी हाँ, ये फॉर्म दिए गए हैं। तो हमारा शेड्यूल 1 के टेबल नंबर ABCDE में फॉर्म्स दिए गए हैं कि किस फॉर्म में कंपनी के एमओए दिए जाएंगे। तो सर टेबल ए बात करता है एमओए की कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड बाय शेयर है। टेबल बी बात करता है कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड बाय गारंटी है, इसमें शेयर कैपिटल नहीं है। टेबल सी बात करता है कि अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है एंड उसमें शेयर कैपिटल है। वहीं पे टेबल डी बात करता है अनलिमिटेड कंपनी की, और टेबल ई बात करता है अनलिमिटेड कंपनी की जिसमें शेयर कैपिटल है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्लॉजेस की कि आपको कौन, ये तो हो गया कि टेबल ए बात करता है लिमिटेड कंपनी की जिसमें शेयर कैपिटल है, बी लिमिटेड कंपनी बाय गारंटी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, सी लिमिटेड कंपनी बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, डी अनलिमिटेड कंपनी, एंड ई इज अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। सर हम बात कर रहे हैं कंटेंट, एमओए में क्या क्या देंगे? नाम, नाम की क्या नाम एंड होगा या तो वर्ड लिमिटेड से, अगर पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है तो वर्ड प्राइवेट लिमिटेड से। सेक्शन 8 कंपनी को ये चीज़ नहीं लगती है। सेक्शन 8 कंपनी के नाम के आगे क्लब, फाउंडेशन वगैरह इस तरीके के शब्द इस्तेमाल होते हैं। फिर सर ये क्या कह रहा है कि द नेम इंक्लूडिंग फेस इलेक्टोरल ट्रस्ट, कि अगर कोई कंपनी है उसे अपने नाम के अंदर इलेक्टोरल ट्रस्ट ऐड करना है, तो पहली चीज़ है कि वो सेक्शन 8 कंपनी हो, इस एक्ट में बनी हुई हो। दूसरी चीज़ इन अकॉर्डेंस विद इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम नोटिफाइड बाय सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, कि आपको अगर इलेक्टोरल ट्रस्ट अपने नाम में ऐड करवाना है तो आप होनी चाहिए एक सेक्शन 8 कंपनी, और उस सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा एज पर इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम गिवन बाय सीबीडीटी। और अगर ऐसा हो तभी आप इलेक्टोरल ट्रस्ट ये शब्द अपने नाम में यूज कर पाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए जो सेक्शन 8 कंपनी अपने नाम में यूज कर सकती है, जैसे फेडरेशन, चैम्बर, काउंसिल एंड सो ऑन। फिर आगे आते हैं कि सर ये जो 1% कंपनी है ना उसे अपने नाम के आगे क्या लिखना पड़ेगा? ओपीसी। के बाद गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी को अपने नाम के आगे कौन सा वर्ड यूज करना है? लिमिटेड। के बाद हम बात कर रहे हैं सेकंड क्लॉज की, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, यहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस स्टेट में सिचुएटेड है वो स्टेट मेंशन हो। फिर आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज की, आपने कंपनी किस पर्पज से बनाई है वो बता दो। फिर आता है लाइबिलिटी। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज आपके नेम से मैच नहीं कर रहा है, आपको अपना नाम बदलना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। फिर उसके बाद आ रहा है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज ये बताता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसकी लाइबिलिटी रहेगी टू दी एक्स मेंबर्स की लाइबिलिटी रहेगी। इसकी लाइबिलिटी मेंबर्स की लाइबिलिटी रहेगी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स अंडरटेकन बाय हिम। गारंटी है तो गारंटी के केस में वो लाइबिलिटी इनकर होती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अब सर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हमने नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे आपको पिंक पिंक दिख रहा है। वो ये कह रहा है कि सर एक कंपनी है दैट इज लिमिटेड बाय गारंटी, अब उसका मैं बन गया हूँ मेंबर, तो मेरी लाइबिलिटी कितनी रहेगी? अनलिमिटेड। यानी कि क्या, कंपनी की जितनी डेट है उसके लिए मैं लायबल रहूंगा क्या? हाँ, पहली चीज। दूसरी चीज, सर ये जो लाइबिलिटी है इसके लिए मैं अकेला जिम्मेदार हूँ कि जितने मेंबर्स हैं सब मिलके जिम्मेदार है? सर सब मिलके जिम्मेदार है। तो सब में राइट टू कंट्रीब्यूशन अमंग देमसेल्व्स आ जाता है कि वो लाइबिलिटी के लिए पैसा हम बाकी सभी गारंटर से मिलके ले सकते हैं। ठीक है सर। सर अब मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कब तक की है एज अ मेंबर? तो आंसर इज कि जब तक के आप मेंबर हो ऐसी कंपनी के जिसमें लाइबिलिटी इज लिमिटेड बाय गारंटी, जब तक के आप मेंबर हो उस कंपनी के तब तक की आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड। यानी कि सर मैं ये कंपनी है, मैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से इस साल तक के 2024 तक के कंपनी का मेंबर रहा, तो ये 2024 तक की मेरी लाइबिलिटी कैसी रहेगी? अनलिमिटेड उस कंपनी में। क्यों? क्योंकि मैं गारंटी लेके बैठा था। फिर सर एक खास चीज कि यहाँ पे मेरा मेंबरशिप सिसेशन हो गया 2024 में, मैं मेंबर नहीं रहा। तो 2024 मेरे मेंबर बनने से मेरी मेंबरशिप के सिसेशन तक के, मेंबरशिप खत्म होने तक के मेरी लाइबिलिटी थी अनलिमिटेड। अब इसके आगे क्या हुआ?
तो सर इसके 1 साल वाला जो पीरियड है ना वो बहुत क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि इसके 1 साल तक के भी आपकी लायबिलिटी रहती है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी सर, कि कंपनी में अगर आपने गारंटी ली है और उसके बाद आपने आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है, तो जिस डेट पे आपकी मेंबरशिप खत्म हुई है, उसके बाद में फ्रॉम द सेसेशन ऑफ योर मेंबरशिप 1 साल तक के भी आपकी लायबिलिटी रहती है कंपनी पे। तो सर मेरी इस केस में ये जो 1 साल है उसमें मेरी लायबिलिटी कितनी होगी? उसमें मेरी लायबिलिटी होगी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ डेट दैट वाज एग्जिस्टिंग ऑन द डे योर मेंबरशिप सीज्ड, कि जिस दिन आप मेंबर थे और जब आपकी मेंबरशिप खत्म हुई, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी की जितनी डेट थी उतनी लाइबिलिटी आपकी रहेगी आपकी मेंबरशिप खत्म होने के 1 साल के बाद भी। वही चीज यहाँ पे दी गई है। और वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस और चार्जेस के लिए भी आपको बुलाया जा सकता है। फिर कैपिटल क्लॉज की कंपनी की शेयर कैपिटल होती है, जिसे आप डिवाइड करते हैं फिक्स्ड अमाउंट में, नंबर ऑफ शेयर्स बताते हैं। अब बताते हैं सब्सक्राइबर्स, हर सब्सक्राइबर ने कितना शेयर सब्सक्राइब किया है। मिनिमम कितना शेयर सब्सक्राइब करना होता है? 1। और अगर आपकी कंपनी में कैपिटल ही नहीं है तो क्या करोगे? उस केस में आप करोगे कि सर अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नीड नॉट हैव दिस क्लॉज। उस केस में इस क्लॉज का सेंस ही नहीं बनता है कि अगर आपकी कंपनी है ओनली लिमिटेड बाय गारंटी, आप शेयर इशू कर नहीं रहे हो, तो ये क्लॉज भी मत डालो, कैपिटल क्लॉज। फाइनली एसोसिएशन क्लॉज, जिसमें हम हर सब्सक्राइबर की डिटेल्स देते हैं कि हर सब्सक्राइबर को एटलीस्ट 1 शेयर लेना चाहिए जो उसके नाम के अगेंस्ट लिखा गया हो। और सर फाइनली, कि ये जो आप कर रहे हो ना, ये आपने बना दिया मेमोरेंडम। अब ये जो मेमोरेंडम है ना, इसको आप करो प्रिंट। मेमोरेंडम मस्ट बी प्रिंटेड। इसको डिवाइड करना है पैराग्राफ्स में, अलग अलग पैराग्राफ्स में। फिर इन पैराग्राफ्स को नंबरिंग देनी है, तो इन पैराग्राफ्स को नंबर भी करना है। और साइन करना चाहिए बाय एटलीस्ट 7% टू इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। सर ये 7% कौन होते हैं? पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2 मेंबर्स, और 1 इन केस ऑफ ओपीसी। मतलब कि जो मेंबर्स है ना, उनसे इन इस मेमोरेंडम को पहले मेमोरेंडम करो प्रिंट, को डिवाइड करो पैराग्राफ में, उस पर कंसेक्यूटिवली नंबर करो, और उस पे जितने भी मेंबर्स हैं, 7 पब्लिक कंपनी के, 2 प्राइवेट कंपनी के और 1 ओपीसी के कंपनी के, उनसे सिग्नेचर लो। और साथ ही साथ एक विटनेस का भी सिग्नेचर अटेस्ट कर, तो बनता है आपका मेमोरेंडम। फिर उसके बाद में ये कह रहा है, सर इट इज टू बी नोटेड दैट द अबव क्लॉज, मेमोरेंडम क्लॉज में कुछ कंडीशंस डाल सकते हो आप। मेमोरेंडम में कंटेन अदर प्रोविजंस, फॉर एग्जांपल राइट अटैच टू वेरियस क्लास ऑफ शेयर्स, कि सर अगर आपको डीवीआर बनाने हैं ना, डीवीआर, या आपको कुछ जो शेयर से रिलेटेड राइट्स है उस पे कुछ प्रोविजंस डालने हैं, तो वो सब भी आपको मेमोरेंडम क्लॉज में ही बताना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है कि कंपनी कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू प्रोविजंस ऑफ एक्ट एंड सेम शैल बी डिवॉइड ऑफ लीगल इफेक्ट। इस सर हमने ये पढ़ा था कि सबसे बड़ी है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर आता है कंपनी का एमओए, उसके अंदर आता है कंपनी का एओए। तो बड़ा कौन है? कंपनीज एक्ट। छोटा कौन है? मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम में आप वही चीजें लिख सकते हो जो कंपनीज एक्ट की पावर के अंदर है। अगर आपने कोई भी चीज मेमोरेंडम में लिख दी जो कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड है, जो जैसे कि कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी बननी चाहिए लीगल पर्पस के लिए, आपने कंपनी बना दी इलीगल पर्पस के लिए, और कह दिया कि मेरे मेमोरेंडम में लिखा है कि मेरी कंपनी इलीगल पर्पस के लिए बनी है, और मैं कंपनी किस पर्पस के लिए बनाता हूँ? जो मेरे मेमोरेंडम में लिखा है। तो क्या ये एक्ट वैलिड होगा? जी नहीं, वो एक्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो बियॉन्ड कंपनीज एक्ट चला गया। तो अगर आपने कोई भी ऐसी हरकत की, कोई भी ऐसी चीज लिखी अपने मेमोरेंडम में जो कंपनीज एक्ट आपको अलाउ नहीं करता है या कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड है, तो वो चीज हो जाती है नल एंड वॉइड। तो ये था हमारा मेमोरेंडम। अब यहाँ छोड़ते हैं, अगली वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस की।